जय श्री राम। ज्योतिष एक इंटरेस्टिंग विषय है और ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं हमें सब कुछ जान लेने की इच्छा होती है। क्यों, क्या और कैसे, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जिनको समाधान किए बगैर चैन नहीं मिलता। आज मैं एक ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई ग्रह उच्च का होने के बावजूद समान तरह के परिणाम क्यों नहीं दे पाता। एक ही राशि में स्थित होने के बावजूद उच्च का ग्रह अलग अलग परिणाम किस प्रकार से देता है, उसके परिणामों में किस प्रकार से भिन्नता आ जाती है। आज इसी विषय को हम डिटेल के साथ में कवर करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें या मुझसे ज्योतिषीय कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बड़े डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कोई ग्रह उच्च का होने के बाद अपने परिणामों में किस प्रकार से विभिन्नता लेकर आता है और उसको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रहों के उच्च होने का अर्थ समझना होगा कि वास्तव में हम ग्रहों के उच्च होने का क्या अर्थ निकालें। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझना चाहेंगे। जैसे आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या वो जॉब से संबंधित हो या बिजनेस से संबंधित हो या कोई आप आराधना ही क्यों ना कर रहे हो, उस कार्य को करने के लिए आपको एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। ऐसा वातावरण जो आपके लिए सपोर्टिंग हो, आपके लिए कोई व्यवधान वहाँ उत्पन्न ना हो। अगर ऐसा वातावरण मिले तो आप उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने काम के कारण सभी को प्रभावित करेंगे। वहीं अगर इसके विपरीत आपको वातावरण मिले जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हो, बहुत सारे व्यवधान हो, तो क्या आप ऐसी स्थिति में अपने काम के साथ में वो न्याय कर सकते हैं जो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो आप रिजल्ट भी नहीं निकाल सकेंगे जो आपसे अपेक्षित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों की भी एक स्थिति होती है। कुछ राशियां ऐसी होती है जिनके अंदर ग्रह कंफर्टेबल होते हैं। अगर उन्हीं राशियों के अंदर ग्रह चला जाए तो उसे एक अनुकूल वातावरण मिलता है, वो एक सपोर्टिंग कंडीशन मिलती है और वो ग्रह बिना किसी व्यवधान के अच्छे रिजल्ट उपलब्ध कराता है। जैसे कोई ग्रह स्वयं राशि के अंदर हो जाए या मूल त्रिकोण राशि में हो जाए या फिर मित्र राशि में हो जाए तो उसे हम
कहेंगे कि इस ग्रह को एक अच्छा वातावरण मिला है और इस अच्छे वातावरण का फायदा इस ग्रह को अपने कारकत्व से संबंधित रिजल्ट देने में मिलेगा। ऐसी ही एक स्थिति है ग्रह की उच्च स्थिति। 12 राशियों में से कोई न कोई एक राशि ऐसी होती है जिसके अंदर ग्रह उच्च का होता ही होता है। मैं यहाँ 7 ग्रहों की बात करता हूँ, राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो सभी ग्रहों की उच्च की राशियाँ होती है और उस उच्च की राशि में ग्रह के जाने के बाद वो ग्रह अपने पीक लेवल पे जो है रिजल्ट देता है, हाईएस्ट लेवल पे जाकर वो रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने का मतलब है कि उस ग्रह को एक अच्छा वातावरण मिलता है और राशि का मतलब यही होता है। कोई ग्रह कौन सी राशि में बैठा है इसका मतलब यह है कि उस राशि का एक वातावरण होता है, वो वातावरण ग्रह को मिला हुआ है। या तो उस वातावरण में वो ग्रह फलेगा फूलेगा और अच्छी ग्रोथ होंगी और अच्छे रिजल्ट देगा, या फिर वो राशि से मिलने वाला जो वातावरण है इतना नेगेटिव होगा कि ग्रह वहाँ संकुचित अवस्था में आ जाएगा और उसके रिजल्ट जो है हमें वो नहीं दिख पाएंगे जो दिखने चाहिए। तो इस प्रकार से हर ग्रह की अपनी उच्च राशि होती है और उच्च राशि में ग्रह अगर जाता है तो उसके परिणाम जो है ऊंचे स्तर के देखने को मिलते हैं। ऊंचे स्तर का मतलब एक अच्छा वातावरण मिलता है तो फिर एक काम करने का तरीका भी बेहतर होता है और आदमी की सोच भी बेहतर होती है और फिर वो काम भी कुछ जो है ऊंचे लेवल के करता है, ऊंची सोच रखता है। उसकी पसंद नापसंद भी जो है ऊंचे लेवल की होती है और उसकी सोच जब ऊंची रहेगी तो फिर उसके काम भी ऊंचे रहेंगे, काम भी ऊंचे रहेंगे तो फिर रिजल्ट भी ऊंचे मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे वातावरण में परफॉर्म कर रहा है जहां उसको एक सपोर्टिंग वातावरण मिला हुआ है, सब कुछ उसके फेवर में है, अनुकूलता वहां पे उस ग्रह को मिली हुई है। परंतु कोई ग्रह अगर उच्च में हो तो हम ये मान के चलते हैं कि अब तो ये ग्रह अपने हाईएस्ट लेवल के रिजल्ट देगा। परंतु यहां पर भी एक पेच आता है और ग्रह किसी राशि में उच्च का होने के बावजूद उसके फलों के अंदर हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। वो अलग अलग तरह के परिणाम देने लगता है। एक ही ग्रह अलग अलग कुंडलियों में समान परिस्थितियों के अंदर उच्च का हो जाए तो भी उसके जो है हमें फर्क देखने को मिलते हैं। ये फर्क क्यों देखने को मिलते हैं, इसके पीछे की एक मुख्य वजह है नक्षत्र। एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। अब तीनों नक्षत्र की जो है अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग उनके सिग्निफिकेशन होते हैं, अलग अलग उनका एक वातावरण होता है। तो ग्रह जब जिस नक्षत्र के अंदर होता है उस नक्षत्र का प्रभाव उस ग्रह के ऊपर पड़े बगैर नहीं रहता। वो नक्षत्र उस ग्रह के कारकत्व को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, वो ग्रह को किस प्रकार के रिजल्ट देने लगाता है, या ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठने पर किस प्रकार के परिणाम देता है, अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब आप यहाँ इस बर्थ चार्ट को देखिए। ये एक कन्या लगन की कुंडली है और इस कन्या लगन की कुंडली में वीनस यानी कि शुक्र कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। 7वें घर में शुक्र के बैठने का मतलब है कि इस शुक्र की ड्यूटी यहाँ 7वें घर में लगी हुई है। इस 7वें घर के अंदर इस वीनस को परफॉर्मेंस देना है, यहाँ पर 7वें घर के रिजल्ट देना है। अब यहाँ 7वें घर के अंदर शुक्र
ये बैठा जरूर है, बाकी इसकी जो राशियां हैं वो कुंडली के दूसरे घर में और यहाँ पर 9वें घर में है। ये शुक्र के अपने घर हो गए। तो यहाँ 7वें घर में बैठकर शुक्र जितने अच्छे रिजल्ट देगा उतना ही अच्छा या फिर उतना ही बुरा परिणाम इन दो घरों के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शुक्र 7वें घर के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि 7वें घर और शुक्र इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर है और यहाँ पर शुक्र उच्च का भी बना हुआ है। इस लिहाज से शुक्र यहाँ अच्छा परिणाम देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। शुक्र अगर यहाँ अच्छे परिणाम देगा तो यहाँ पर ये जो दो घर है शुक्र के, ये भी बली अवस्था में आएंगे, इतना भी निश्चित है। क्योंकि घर का मालिक अगर ताकतवर हो तो उसके घर भी जो है शक्तिशाली बनते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जब ये दो घर शक्तिशाली है तो फिर इनका मालिक जो कि कुंडली के 7वें घर में बैठा है, 7वें घर के अंदर इसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये जो भी कार्य करेगा इन दो घरों का, दूसरे घर का और इस 9वें घर का सपोर्ट इस वीनस को मिलेगा, 7वें घर को मिलेगा, इतना निश्चित है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल तरह से समझने का प्रयास करेंगे। 7वें घर से हम मैरिज को देखते हैं, 7वें घर से हम रिलेशनशिप को देखते हैं और 7वें घर से हम उन लोगों को भी देखते हैं जिनसे हमारे डेली के इंटरेक्शन होते हैं, जिनसे हमारे स्थायी संबंध होते हैं, नियमित रूप से संबंध होते हैं। और 7वें घर से हम इंडिविजुअल बिजनेस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर 7वें घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, इन सभी के अंदर दूसरे घर का सपोर्ट मिलेगा। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति को अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। दूसरे घर से हम फाइनेंस को देखते हैं तो फाइनेंस का सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम 9वें घर की बात करें तो 9वें घर से हम पिता को देखते हैं। इस व्यक्ति को अपने कार्यों में पिता का सपोर्ट मिलेगा। 9वें घर से हम गुरुजनों को देखते हैं तो गुरुजनों की ब्लेसिंग यहाँ इस नेटिव को मिलेगी। 9वें घर से हम भाग्य को देखते हैं तो भाग्य का सपोर्ट भी इस व्यक्ति को मिलेगा। साथ ही साथ 9वें घर से हम कंसल्टेंसी को देखते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये व्यक्ति जब भी किसी प्रॉब्लम में होगा या समस्या में होगा, 7वें घर से संबंधित समस्या में, तो इस व्यक्ति को अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा और साथ ही साथ पिता का मार्गदर्शन मिलेगा और अपने बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम इस 7वें घर में बैठे हुए वीनस का एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये तो हुई एक साधारण सी बात जो कि आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी था। परंतु आज का हमारा प्रमुख विषय यह है कि कोई ग्रह उच्च का होने के बाद एक सरी के परिणाम क्यों नहीं देता है, उसके परिणामों में भिन्नता हमें क्यों देखने को मिलती है। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा नक्षत्रों के कारण होता है। हम सभी को पता है कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ शुक्र मीन राशि के अंदर उच्च का हुआ है, तो मीन राशि में भी यहाँ 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं। 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ बृहस्पति का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र हमें देखने को मिलता है और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र होता है और 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक बुध का रेवती नक्षत्र होता है। इन तीनों ही नक्षत्रों की प्रकृति अलग अलग तरह की है, इनका स्वभाव अलग अलग तरह का है और इन तीनों नक्षत्रों की क्वालिटी अलग अलग है। तो ये शुक्र जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का प्रभाव इस शुक्र पर पड़े बगैर नहीं रहेगा।
जिस प्रकार के नक्षत्र के प्रभाव में आएगा, शुक्र उससे प्रभावित होकर इस 7वें घर के रिजल्ट हमें देगा। तो कौन से नक्षत्र का किस प्रकार से प्रभाव होता है, ये अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर ये शुक्र 7वें घर में उच्च का है और 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है, तो ये शुक्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होगा। तो यहाँ पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की क्या सिग्निफिकेशन है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कार्य पद्धति किस प्रकार की है, इन सभी का असर इस शुक्र के ऊपर पड़ेगा, इतना निश्चित है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, परंतु इसकी जो गुण है उसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के गुण और नक्षत्र के गुण अलग अलग हो सकते हैं। ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, एक मनुष्य गण का नक्षत्र है, और मनुष्य गण का नक्षत्र होने का मतलब है कि इस व्यक्ति के अंदर मनुष्यवृत्ति ज्यादा होंगी। मनुष्यवृत्ति का मतलब कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है चीजों को अपने पक्ष में करना, अपने फायदे की सोचना और किसी भी तरह से जो है अपना काम निकाल कर आगे बढ़ना, ये है मनुष्य प्रवृत्ति। तो मनुष्य गण का नक्षत्र होने के कारण इस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में इस प्रकार की गुणवत्ता ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र एक उग्र क्रूर नक्षत्र होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है। इस नक्षत्र वाले लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जाकर काम कर सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, क्रूरता वो दिखा सकते हैं। तो ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का एक नेचर है, और इस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के लोग चतुर भी होते हैं, उनमें चालाकी भी होती है, और साथ ही साथ ये थोड़े धूर्त किस्म के होते हैं। परंतु जहाँ तक काम की बात आती है, अपने काम में पूरी तरह से निष्ठावान और निपुण होते हैं। और ये एक बृहस्पति का नक्षत्र है, तो यहाँ व्यक्ति विद्यावान भी होता है और शास्त्रज्ञ भी होता है। तो इस लिहाज से आप इस नक्षत्र में अगर शुक्र बैठता है तो शुक्र किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगर हम व्यवसाय के लिए अगर बात करें तो ये शुक्र यहाँ मीन राशि के अंदर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने के बाद अच्छे परिणाम देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात आ गई या रिलेशनशिप की बात आ गई, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस नक्षत्र की क्वालिटी का असर इसके वैवाहिक जीवन पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, और इसके सामान्य से ही फल हमें देखने को मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। जहाँ तक बात इसके रिजल्ट की है, तो हमें पता है कि रिजल्ट को हम दशाओं के द्वारा देखते हैं। तो शुक्र यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, तो हम कुंडली के अंदर ये देखेंगे कि बृहस्पति की कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर ये बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है, तो ये अपनी दशाओं के दौरान किस प्रकार के परिणाम देगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य से परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, परंतु व्यवसाय की दृष्टि से हम अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। अब यदि शुक्र 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच स्थित हो, तो ये शुक्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होगा, और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, ये हमें पता है। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी क्वालिटीज ये होती है कि ये एक मनुष्य गण का नक्षत्र है, यानी कि चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपना फायदा सोचना,
अपने फायदे के लिए काम करना, किस तरह से लोगों से काम निकालना, ये प्रवृत्ति इस नक्षत्र वाले लोगों के अंदर मुख्य रूप से होती है। साथ ही साथ ये एक ध्रुव स्थित नक्षत्र है। ध्रुव स्थित नक्षत्र का मतलब होता है कि लंबी अवधि के लिए जो किए जाने वाले काम होते हैं उनके लिए एकदम बेस्ट नक्षत्र होता है। साथ ही साथ शांति प्रियता को दर्शाने वाला ये नक्षत्र है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है बृहस्पति। हमने जो पिछला नक्षत्र देखा था पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा में हमने देखा कि एक उग्र क्रूर नक्षत्र था और मनुष्यवर्ती का था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो क्वालिटीज थी जो वैवाहिक जीवन को सपोर्ट नहीं करती। परंतु ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र ध्रुव स्थित नक्षत्र होने के कारण इसके अंदर शांति प्रियता भी है और साथ ही साथ जो है ये लंबी अवधि तक रिलेशनशिप को बनाए रखने के अंदर मदद करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जो है ये व्यवसाय के लिए भी अच्छा माना जाएगा। अगर हम इस नक्षत्र के सिग्निफिकेशन की बात करें तो ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाले लोग बोली चाली में बड़े चतुर होते हैं और साथ ही साथ अपने आप में व्यावहारिक होते हैं और विद्वान भी होते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट को देखना चाहें कि शनि यदि शुक्र यदि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है तो यहाँ रिजल्ट किस प्रकार के मिलेंगे, तो हमें देखना होगा कि शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड शनि कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर वो कुंडली के केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है और ओवरऑल अच्छी स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं कि अपनी दशा में शनि अपनी दशा के अंदर 7वें घर से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम देगा, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। अब शुक्र यदि 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हो तो हम कहेंगे कि ये शुक्र रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो रेवती नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है और ये नक्षत्र जो होता है देवगण का नक्षत्र होता है। जैसा कि हमने पिछले 2 नक्षत्रों को देखा, पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा, दोनों ही नक्षत्र जो है मनुष्य गण के नक्षत्र थे और उनके अंदर जो स्वार्थ की भावना थी वो हमें ज्यादा देखने को मिली। परंतु ये जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, ये देवगण का नक्षत्र है और इस देवगण के नक्षत्र के अंदर सत्व गुण ज्यादा देखने को मिलते हैं। सत्व गुण यानी कि कुछ अच्छा स्वभाव, अच्छी प्रकृति, अपने साथ साथ दूसरों का सोचना, अपना जो कार्य है, अपना जो काम है उसका सामने वाले पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, क्या उसको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं उसका नुकसान तो नहीं होगा, इस बात का ख्याल भी इस रेवती नक्षत्र वाले लोग रखते हैं। साथ ही साथ इनका जो व्यवहार होता है ये एकदम कुशलता पूर्वक होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति इन लोगों की नहीं होती है। ये निस्वार्थ भावना के साथ में कार्य करने वाले लोग होते हैं और इस नक्षत्र को मृत्यु मैत्र नक्षत्र भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि इस नक्षत्र वाले लोगों के अंदर मृदुलता होगी, साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण रवैया होगा। अपने सत्व गुणों के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण, अपने मृदुलता के कारण इस प्रकार के जो इस नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के नक्षत्र वाले लोगों को समाज के अंदर एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, इनका मान सम्मान होता है और इनको जो है काफी प्रतिष्ठा मिलती है। अगर हम इस नक्षत्र के सिग्निफिकेशन की बात करें तो
ये सत्य कर्म करने वाले लोग होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं। साथ ही साथ में अच्छे और बुरे का फर्क ये लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं और ये निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोग होते हैं। और ये बुध का नक्षत्र है तो बुध का प्रभाव तो इस नक्षत्र पर रहने ही वाला है। ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं और साथ ही साथ धनवान भी होते हैं। अगर हम पिछले 2 नक्षत्रों की बात करें तो इन दोनों की अपेक्षा ये नक्षत्र जो है काफी प्रभावशाली नजर आता है और काफी शुभ नक्षत्र आता है। अगर हम 7वें घर में बैठे हुए शुक्र की बात करें और ये शुक्र यदि रेवती नक्षत्र में है तो ये रेवती नक्षत्र में होने के कारण ये वैवाहिक जीवन को भी अच्छा सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप को भी अच्छा सपोर्ट करता है और जिनसे हमारे डेली के संपर्क होते हैं उन संपर्क को भी काफ़ी बेहतर करता हुआ नजर आता है। और अगर व्यवसाय की बात करें तो ये व्यवसाय के लिए भी एकदम परफेक्ट नक्षत्र है। अब अगर इसके हम परिणाम की बात करें कि अगर शुक्र इस रेवती नक्षत्र में बैठा है तो इसके परिणाम किस प्रकार के निकलेंगे, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड बुध कुंडली में कैसी स्थिति में। अगर वो कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की युति में है, या शुभ ग्रहों के साथ में एक्सचेंज है, या वो चंद्र कुंडली या नवांश कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में है, दिग्बली है, यानी कि ओवरऑल इसकी अगर स्थिति अच्छी है बुध की तो हम कह सकते हैं कि अपनी दशाओं के दौरान ये बुध जब अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आएगा तो 7वें घर के बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस 7वें घर में इसका वीनस जो है उच्च का बना हुआ है और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ दशा के अंदर एक्टिव है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 7वें घर में वीनस यदि रेवती नक्षत्र में है तो इसके जो है सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अपेक्षाकृत पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के। उत्तर भाद्रपदा, अगर पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो उत्तर भाद्रपदा हमें ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि के अंदर यदि उच्च का होता है तो वो कौन से नक्षत्र में बैठा है इसका प्रभाव हमें देखना होता है, समझना होता है कि हर नक्षत्र का प्रभाव अलग अलग होता है, उसकी सिग्निफिकेशन अलग अलग होते हैं, उनके कार्य करने की पद्धति अलग अलग होती है। तो अगर हमें उस नक्षत्र के सिग्निफिकेशन समझ में आ गए, उसके गुण धर्म हमें समझ में आ गए तो फिर हम इसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और दशाओं को चेक करने के लिए कुंडली में उसकी स्थिति हमें देख लेना ज़रूरी होता है कि वो कितना शक्तिशाली है। अगर वो नक्षत्र अच्छा है और उसकी जो है नक्षत्र अधिपति की जो कुंडली में स्थिति है वो अच्छी है तो अपनी दशाओं के दौरान उस घर का वो भला ही करेगा, ऐसा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अभी इसके साथ साथ जो है ग्रहों का जो परम उच्च बिंदु होता है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। सभी ग्रह जो अपनी अपनी राशि के अंदर किसी न किसी राशि में एक्सॉल्टेशन में आते हैं, उनका परम उच्च बिंदु क्या है। यदि वो उच्च बिंदु के ऊपर ग्रह होता है तो अपने मैक्सिमम परिणाम देता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो परम उच्च बिंदु पर नहीं है तो उसके रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके रिजल्ट मिलते हैं परंतु अपेक्षाकृत वो थोड़ी कम इंटेंसिटी लिए होते हैं, उनके थोड़े न्यूनतम रिजल्ट मिलते हैं, परंतु रिजल्ट अच्छे मिलते हैं यदि ग्रह उच्च का बना हुआ है। तो ये था हमारा एक विश्लेषण जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का होने के बाद एक समान परिणाम क्यों नहीं दे पाता। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।